हेलो एवरीवन, सलाम, आदाब, नमस्ते। वेलकम टू टुडेज इवेंट। आज आप जानते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आज फारसी में होगा कि उर्दू में होगा कि हिंदी में होगा, लेकिन बहरहाल इस ज़बान में हम आ जा रहे हैं इंग्लिश को छोड़ के। आज रूमी के बारे में डिस्कशन है। दानिश इकबाल साहब, जो आपके बहुत ही फेमिलियर फेस हैं, वो एज यूजुअल रूमी बियॉन्ड वर्ड्स एंड इमेज, हिंदी में है रूमी लेखन तथा छवि से आगे, रूमी तहरीर और तस्वीर की हुदूद से आगे। उनके आज साथ देने जा रही हैं सरिता शर्मा जी, जो एक हिंदी की राइटर हैं। उन्होंने रूमी प्रेम की राह में एक किताब लिखी। मेरी नॉलेज में रूमी के ऊपर मुझे नहीं इल्म इतना। रूमी पे शायद हिंदी में बहुत ही कुछ कम लिटरेचर है। तो ये किताब सामने है। दानिश साहब, ये बड़ी मेहरबानी इनकी कि इस चीज़ को आगे ले आए। और साथ देने में चार हमारे बहुत ही जाने पहचाने आर्टिस्ट हैं लुत्फ ग्रुप से: नवीन आनंद जी, सीमा मान सिंह जी, चित्रा सिंह जी, के मेहता जी। सो वेलकम यू ऑल। दानिश साहब, अब आपके हाथ में। जी बहुत शुक्रिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला सवाल तो यही है जो मैं अपने आप से करना चाहता हूँ कि बात कहाँ से शुरू की जाए। पहले बात रूमी की जाए। जिनके फलसफे ने, जिनकी राइटिंग से, जिनके लेखन ने, ख़ास तौर से जिनकी कविता ने, मसनवी ने, जिनके विचारों ने दुनिया के बीसियों बल्कि पचासों करोड़ पढ़ने वालों को कुछ कुछ सोचने वाला बनाया है, थोड़ा सा दार्शनिक बना दिया है और शायद थोड़ा सा सूफी भी बना दिया है। या फिर हम बात शुरू करें सरिता शर्मा से, जिनकी किताब पे आज हम बात करना चाहते हैं। और सरिता जी की अगर बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स से जब उनको मिलवाया था, तो मैंने जो अपने स्टूडेंट से कहा था, मैं यहाँ पे वो बात फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि हमारी दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं, और कुछ लोग जीनियस भी कभी कभी मिल जाते हैं। लेकिन यकीन से ये बात नहीं कही जा सकती कि उन बड़े बड़े लोगों को वो सारी किताबें और प्रतिभाएं क्या अच्छा इंसान भी बना पाई। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 10 अच्छे लोगों की एक लिस्ट बनाओ जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस लिस्ट में सरिता जी का नाम जरूर आएगा। उस फहरिस्त में रूमी का भी नाम आना चाहिए, लेकिन वो हमारी दुनिया में उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह से सरिता मौजूद है। इसलिए बेहतर यही होगा कि बात सरिता से शुरू की जाए, उनकी किताब से शुरू की जाए। तो इस वक्त आज की इस महफिल में हमारे स्टूडेंट्स की तरह के बहुत सारे दूसरे लोग भी मौजूद हैं जो सरिता शर्मा को ठीक से नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं उन सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि देखने में सरिता शर्मा एक आम इंसान ही नजर आती है, लेकिन साहब ये नज़र का धोखा है। सरिता बिल्कुल आम इंसान नहीं है, वो ख़ास है, बल्कि ख़ासुल ख़ास है। क्योंकि वो एक दिमाग है, एक ऐसा दिमाग है जिनमें किताबें ही किताबें हैं, और दुनिया भर की बेहतरीन किताबें, बेशुमार राइटर्स, फिलोसफर्स और शायरों के विचारों का गुलदस्ता सरिता के जहन के अंदर इंसानियत, एकता और हमदर्दियों की खुशबुओं के साथ महकता रहता है, मौजूद रहता है। और आप जानते हैं कि सरिता की जो लिटरल मीनिंग है वो है छोटी सी नदी। और यानी कि एक नदी की तरह वो इल्म के समंदर की तलाश में है। वो हर रोज नई किताबों को खंगालती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। और ये नदी वो नदी है जो इल्म, समझबूझ और जज्बे के हरे भरे मैदानों से गुजरती है। और उन मैदानों को गुजरते हुए वो यादों के जरखेज किनारों को छूती है, तजर्बात की बारिशों को समेटती है, और उस अजीम और बेकिनार समंदर की तरफ ये नदी, ये सरिता रवा दवा है, जो दायमी हिकमत और नाकाबिले बयान हुस्न का मस्कन है। तो जो हमारी टोटल जो नॉलेज है, जो दार्शनिक इल्म है हमारा, यानी कि हमारे जानकारी का जो समंदर है, उसकी गहराइयों में हजारों सितारों की रोशनी चमकती है। यही वो जगह है जहाँ रूमी ने अपने कलाम का महल तामीर किया।
और वो दर्शन का वो हाईएस्ट मकाम है जहाँ अल्फाज खामोशी में बदल जाते हैं और दिल ही दिल का रहनुमा होता है और जहाज होता है। पंजाबी पोइट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि नानक नाम जहाज है। तो जो मैंने बात कही कि दिल ही दिल का रहनुमा होता है और जहाज होता है, तो सरिता जी का जो इल्मी सफ़र है वो इसी दरिया की मानिंद है, जो बेचैन है और पुरअज़्म है, जो हकीकत के उस समंदर में जा मिलने की जस्तजू में है, जो वक्त और हदूद और जगहों की हदूद से आगे है। तो चलिए, एक आमतौर से जब भी हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो बहुत सारी बातें किस्सों वाली होती हैं। आज तो नहीं होगी, क्योंकि रूमी की जो शायरी है, उनका जो दर्शन है, जो सूफीज़्म है, उसमें बहुत बार वो किस्सों की मदद लेते हैं। लेकिन चूंकि आज हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत एक ख़ास किताब से मुताल्लिक़ है, इसलिए चलिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सरिता जी और रूमी की मुलाकात कैसे हुई। ये किस्सा कोई ख़ास नहीं है। आप जैसे दुनिया के बेहतरीन अदीबों शायरों से आपकी और हमारी मुलाकात किताबों के ज़रिए होती है, तो ऐसे ही किसी राइटर ने रूमी से सरिता जी का परिचय करा दिया। और सरिता को रूमी को जाने पहचाने से लगे। और क्यों लगे? अपने पिताजी की वजह से। आज सरिता रूमी को वही मकाम देती हैं जो उनके ख़ानदान में किसी मुशफ़िक़ ताऊ को दिया जाता है या चचा को दिया जाता है। वो हरियाणा की रहने वाली हैं। तो एक दिन मुझसे कहने लगी, एक ड्रामा लिख रही थी परशुराम के बारे में। तो काफ़ी सोचती रहीं, और परशुराम उनको उतने करीबी नहीं लगे जितने उनको रूमी लगते हैं। तो मुझसे कहने लगी कि रूमी तो हमारे चचा ताऊ की तरह से हैं। तो आप ये समझिए कि उनका जो रूमी के साथ मुनासबत है, जो उनकी शफ़क़त है, मोहब्बत है, वो बहुत वंडरफुल है, और उसी की वजह से ये किताब वजूद में आई। और रूमी से परिचय उनके पिताजी ने भी कराया। और हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई उम्र में हर इंसान जब वो स्टूडेंट होता है, जब वो इल्म की तलाश में होता है, तो उसके बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं। और वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनको एक अच्छे बाप का, शफीक बाप का साया मिल जाए। तो उनके पिताजी उनके फ़लसफ़ी थे, उनके दोस्त थे। और सरिता ने उन पर भी एक किताब लिखी है। तो आप ये समझिए कि पिताजी पे लिखी और ताऊजी पे लिखी। तो रूमी उनके ताऊजी हैं। और और वो कहती हैं कि अपने पिता की वजह से वो रूमी को और करीब महसूस करती हैं। और कई बार वो अपने वालिद की रूह को रूमी के अशार में देख रही होती हैं। और उनको रूमी की शायरी में, उनके फ़लसफ़े में, उनके सूफीज़ में वही इंसानी दिल की गहरी बसीरत मिलती है, वही बिला महदूद हमदर्दी मिलती है। और रूमी के कलाम ने, विचारों ने उनके दिल की गहराइयों में उनके वालिद की, पिताजी की आवाज़ की याद दिलाई। ये जो भी तजर्बा है, ये एक इत्तेफाक नहीं है। इसे मिस्टिक एक्सपीरियंस कहा जाता है। कई बार अल्लामा इकबाल ने इसके बारे में लिखा है कि कई बार जब आप किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो आपको इंट्यूशन होता है, आपको एक रूहानी तजर्बा होता है। तो ये किताब जो है एक रूहानी तजर्बे का नतीजा है। और यानी कि आप ये समझिए कि ये किताब एक पुल है जो उनको यादों के कई जजीरों से जोड़ती है। तो पिताजी की बातों के अलावा भी सरिता शर्मा रूमी का जो सूफीज़्म है उसकी रोशनी जगह जगह ढूंढ लेती हैं, पा लेती हैं। और उनकी ये किताब जो है आजकल जो हिंदी के सर्कल्स हैं उनमें बहुत पसंद की जा रही है। और एक नए अंदाज से उन्होंने रूमी को मुतारिफ कराया। हालांकि जाहिर सी बात है, वही सारी बातें हैं जो आपने अंग्रेज़ी में पढ़ी होंगी, आपने उर्दू में पढ़ी होंगी, फ़ारसी में पढ़ी होंगी। लेकिन बहुत आसान सरल भाषा में सरिता ने उनको हिंदी में लिखा है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे इंसान की सोच हो, या हमारा दिल हो, या हमारी आत्मा हो, जब वो सांसारिक दुविधाओं में फंस जाती है, समाज की कीचड़ में लिप्त हो जाती है, तो हम असल मकसद से भटक जाते हैं। तो जो तसव्वुफ है हमारा, जो हमारी भक्ति तहरीक है,
तो वो यही हमसे कहती है कि हमारा शरीर, हमारा जिस्म किसी चुनरी की तरह जब मैला हो जाता है तो हमें अपने असल रूप यानी कि ईश्वर का सामना करने में, उस निराकार ईश्वर का सामना करने में शर्म महसूस होती है। तो इन्हीं सब बातों को पंजाबी और बंगाली भक्ति परंपरा की ऊंचाइयां देने वाला एक अमर गीत है। तो आइए सबसे पहले अपने फेवरेट के मेहता साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमको वो गीत सुनाएं जिसकी रोशनी में हम आगे की बातें जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया सर। आ लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। थैंक जी यू सर। बहुत शुक्रिया मेहता साहब इस खूबसूरत गाने के लिए, इस खूबसूरत अंदाज के लिए। तो ख्वातीन व हज़रात, रूमी हमें बताते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। और जो जैन फलसफा है हमारे मुल्क का, उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो है अनेकांतवाद। और अनेकांतवाद भी हमको यही बताता है कि हर रास्ता वहीं जाता है जहां घूम फिर कर कोई दूसरा रास्ता जाता है। लेकिन कोई रास्ता छोटा, कोई रास्ता पथरीला या रेत भरा हो सकता है, कोई रास्ता रंग बिरंगे फूलों वाला बहुत सा सब्ज शादाब हो सकता है, हरा भरा हो सकता है, लेकिन वो काफी लंबा भी हो सकता है। और कोई रास्ता ऐसा भी हो सकता है जिस पर बहुत सारे कायदे कानून हों, बात बात पर चालान होते हों, बात बात पे जुर्माना हो जाता हो। और कोई रास्ता ऐसा भी हो सकता है जिस पर चलने वाले दूसरों को चलने की इजाजत ही न दें। आज की दुनिया में कई जगह पे ऐसा भी हो रहा है। और कोई ऐसा भी रास्ता हो सकता है जो आम डगर से हटकर हो और जिसका पता कम ही लोगों को हो। तो जो सूफीज्म का रास्ता है, ये एक ऐसा ही रास्ता है। और मजे की बात यह है, आप किसी भी रास्ते पे जाएं, ऐसे बेवकूफ मुसाफिर भी आपको मिल जाएंगे जो दूसरे रास्तों पर चलने वालों को भटका हुआ समझते हैं। आज बदकिस्मती से हमारी दुनिया में यही हो रहा है। और ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो दूसरे रास्तों के मुसाफिरों को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। यानी कुल मिला के रूमी हमसे कहते हैं, जैन फलसफा हमसे कहता है, अनेकांतवाद हमसे कहता है कि इस दुनिया में हर तरफ रास्ते ही रास्ते हैं, पगडंडियां ही पगडंडियां हैं जिन पर चलने वाले चलते जाते हैं। वो सारे फलसफे, सारे मजाहिब, सारे धर्म, सारे मसलक, सारे इज्म उस एक अकेली सच्चाई तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं।
तो यूं समझिए कि रूमी का जो सूफीज्म है वो भी सारे फलसफों की तरह, सारे रास्तों की तरह एक फलसफा ही है, एक रास्ता ही है। अब सवाल यह है कि वो रास्ता क्या कहता है, वो फलसफा क्या कहता है। ये फलसफा कहता है कि जमाने के अंधेरे में, जमाने की तारीकियों में उल्फत की उंगली थाम कर, मोहब्बत की अनजानी राह पर इश्क की मशाल रोशन करो। इश्क को किसी मशाल की तरह से लो, उसकी रोशनी में मंजिल की तरफ हंसते गाते जिंदगी की लय पर रक्स करते बढ़ते जाओ। लेकिन अकेले जाओगे तो खुदगरज बन जाओगे। यानी वो कहते हैं, मतलब उन्हीं की बात को दूसरे शोरा ने कहा है कि है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और जिसकी तलाश में जा रहे हो, रूमी कहते हैं, वो बाहर नहीं है, वो दिलों में बसता है, वो आपके अंदर का नूर है। उसे बाहर तलाश करना फजूल है, और दिलों तक रास्ता दिल का ही जा सकता है। यानी सूफी हमसे कहते हैं, रूमी हमसे कहते हैं, रूमी का सूफीज्म हमसे कहता है, और जो भक्ति तहरीक है हिंदुस्तान की, वो हमसे कहती है कि असल हकीकत मोहब्बत है। उस पाक परवरदिगार निराकार ईश्वर से मोहब्बत जो हर दिल का मकसद है, मरकज है, महवर है। और अ, रूमी का फलसफा हमसे कहता है कि ये चांद तारे, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, आसमानों के ऊपर आसमान, सब उसी मोहब्बत की कशिश से कायम है, उसी इश्क की ताकत से मौजूद है। इस दुनिया में जो कुछ है सब उसी से है, उसी के लिए है और उसी का है। इंसान की जिंदगी वक्त की खामोश नदी पर बहता पानी का बुलबुला है, जो इश्क के समंदर की जानिब रवाना है। और पानी का ये बुलबुला हमारा दिल है। यानी कि जैसे सूफी आशिक कहते हैं, रूमी आशिक कहते हैं, तो पानी का यह बुलबुला एक आशिक है जो अपने महबूब यानी खुदा के इश्क में फना होकर अपने माशूक में, उस निराकार ईश्वर में गुम हो जाना चाहता है, और फिर हो भी जाता है। यानी यूं समझिए कि सूफीज्म वो रास्ता है जो निराकार ईश्वर से मिलन का ख्वाब हमें दिखाता है। ये कोई मजहब नहीं है, ये फिरका नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है जो हमारी जिंदगी को, आपकी जिंदगी को मोहब्बत का नूर अता करता है। तो 18वीं सदी के दिल्ली के शायर ख्वाजा मीर दद रूमी की बात को अपने अंदाज में कैसे कहते हैं, मैं एक शेर से ये बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा। वो कहते हैं, जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। ये बात हो रही है 18वीं सदी की, यानी कि 1700 कुछ, जब अ, जब दिल्ली बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार थी, नादिर शाह का हमला हो चुका था, अब्दाली का हमला होने वाला था। उन हालात में, बुरे हालात में, जो सूफी की नज़र थी, उसे सिवाय खुदा के कुछ नज़र नहीं आता था, खुदा की मोहब्बत के अलावा और इंसानों से मोहब्बत के अलावा। 18वीं सदी के ही उनके समकालीन शायर शाह नियाज अहमद बरेलवी रूमी की ही बात को, तसव्वुफ की ही बात को, सूफीज्म की ही बात को, भक्ति जो काल की तहरीकें हैं उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। और इसको आपदा परवीन ने बहुत खूबसूरती के साथ गाया है, आप इसे कभी सुनिए। वो कहते हैं, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, और दीद अपने की थी उसे ख्वाहिश, दीद अपने की थी उसे ख्वाहिश, आपको हर तरह बना देखा। यानी ये जो ब्रह्मांड है, ये ईश्वर अपने आप को देखना चाहता था, अपने आप को दिखाना चाहता था, तो उसने खुद अपने आप को बनाया, हमारे रूप में बनाया। जितनी भी चीजें हैं उन वो उसी का रूप है। और सूरते गिल में खिल खिला के हंसा, मिट्टी में जो चीजें भी उगती हैं, जो हंसी आपको नजर आती है नेचर की, और शक्ल बुलबुल में चहचहा देखा, और शम्मा होकर के और परवाना, आपको आप में जिला देखा।
और करके दावा कहीं अनल हक का। मंसूर हल्लाज ने एक बहुत मशहूर जुमला बोला था, और उन्होंने कहा कि अनल हक, करके दावा कहीं अनल हक का, बरसरे दार वो खिंचा देखा। उन्होंने अपने अंदर उस नूर को महसूस किया और कहा अनल हक, लेकिन दुनिया वाले कुछ और समझे और कहा कि वो खुदाई का दावा करता है। लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे कि हर इंसान के अंदर उसी निराकार ईश्वर का एक अंश होता है, एक रूप होता है। तो रूमी के इसी फलसफे को हमारे बहुत प्रोग्रेसिव यानी कि मार्क्सिस्ट समझे जाने वाले, ये बड़ी आयरनी है कि शैलेंद्र, साहिर, ये सब जो है देखिए मार्क्सिस्ट समझे जाते थे, प्रोग्रेसिव समझे जाते थे। लेकिन हमारी जो परंपरा है सूफी और भक्ति तहरीक की, उसकी जो खूबसूरती है वो यही है कि आपकी कोई सोच हो, आप तसव्वुफ से, सूफीज्म से आप अलग नहीं हो सकते। तो रूमी के फलसफे को हमारे प्रोग्रेसिव शायर यानी मार्क्सिस्ट समझे जाने वाले शायर शैलेंद्र ने किस खूबसूरती से शब्दों की काया दी है, जब वो कहते हैं कि घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ के वो वहीं पहुंचना चाहता है, उसी ईश्वर के पास पहुंचना चाहता है। और आगे वो कहते हैं पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। अब पता नहीं मैं ये सब क्यों सुना रहा हूं, जबकि हमारे साथ नवीन आनंद है और ये काम उन्हीं को करना चाहिए। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह
जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आनंद। सब लोगों के माइक्रोफोन्स बंद हैं, तो इसलिए वो सारे लोग ना तो आपके लिए तालियां बजा सकते हैं, ना आपकी तारीफ कर सकते हैं। तो उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने खूबसूरत पेशकश आपने इतना डूब के इतने रूहानी अंदाज से पेश की। मैं समझता हूँ कि आनंद, नवीन आनंद की इस गायकी से सबको, पूरी महफिल को बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो बहुत चलिए हम शुक्रिया लोग आपका। अपनी बातें जारी रखते हैं। अफसोस की बात यह है कि फारसी ना इस गरीब को आती है, इस नाचीज को आती है, और ना यहाँ मौजूद इस महफिल में बहुत सारे लोगों को आती है। इसलिए रूमी का कलाम यहाँ पेश करना मुश्किल होगा। लेकिन एक रास्ता ये मुमकिन है कि फहमीदा रियाज, जो अभी हमारी कंटेम्प्रेरी शायरा थी, उन्होंने एक मंजूम तर्जुमा उनकी एक गज़ल का किया है। और वो गज़ल के कुछ अशार मैं आपको पेश करता हूँ यहाँ पे। उस गज़ल में वो खुदा की तलाश के बारे में लिखते हैं। और शुरू के कुछ अशार हैं जो थोड़े हैवी थे, भारी थे, तो हमने उन्हें छोड़ दिया। वो कहते हैं, उसे मैंने ढूंढा कलीसाओं में, उसे मैंने ढूंढा कलीसाओं में, कलीसाओं में वो किसी जा न था। उसे मंदिरों में किया फिर तलाश, वहां रंग उसका हुएदा न था। हिरात और कंधार में की तलाश। ये बल्ख में रहते थे, जो अफगानिस्तान का हिस्सा है। और इसलिए वो अपनी जस्तजू बता रहे हैं रूमी, कि हिरात और कंधार में की तलाश, नहीं था कहीं जेरो बाला न था। किया अज़्म मैंने सरे को काफ। जो सेंट्रल एशिया और रशा के बीच का इलाका है, वो कोहकाफ का इलाका कहलाता है। और हमारी कहानियों में आता है कि वहाँ परियां रहती थी। तो परियां रहती का ये है कि वहाँ के जो लोग थे, उनको हिंदुस्तान के लोग समझते थे कि वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत परियों वाले हैं। तो हमारी फोकलोर में कोहकाफ आता है। तो रूमी उसी के बारे में कहते हैं कि किया अज मैंने सरे कोहकाफ, वहाँ भी बजुज जाए उनका न था। अनाने तलब सुए काबा जो की, काबे चले गए, वहां उन्होंने देखा, वो उस जाए उक्तस में पैदा न था। उसके बाद वो कहते हैं, मैंने फलसफियों में उन्हें ढूंढा। तो शेर देखिए, वो कहते हैं, ये चाहा सुनू इब्न सीना से हाल, बअंदाज़े इब्न सीना न था। यानी जो सीना समझ रहे थे, इब्न सीना खुदा वो न था। और फिर कहते हैं बहुत ड्रामेटिक वे में, कि नजर अपने दिल पर अचानक पड़ी, नजर अपने दिल पर अचानक पड़ी, वहीं उसको देखा दिगर जा न था। और उनके जो स्पिरिचुअल गाइड थे, गुरु थे, फिर उनका हवाला देते हैं कि बजुज शम्स तबरेज पाकीज़ जां, कोई मस्त व मखमूर व शैदा न था। यानी वो बताते हैं कि शम्स तबरेज के अलावा उन्होंने खुदा के नशे में डूबा हुआ कोई और दूसरा बुजुर्ग या दरवेश नहीं देखा। तो खातिन हज़रात, तमाम सूफी बुजुर्गों में रूमी का नाम आज की दुनिया में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लैटिन अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाइना और जापान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो तमाम सूफी बुजुर्गों में रूमी का नाम आज सबसे ज़्यादा लिया जाता है। उसकी वजह शायद ये है कि नौजवान लोगों की रूमी में बहुत दिलचस्पी बढ़ गई है। क्योंकि रूमी इंसानों को अलग करके या मुल्कों या कौमों या धर्मों में बांट कर नहीं देखते थे। रूमी बताते थे कि इंसान से इंसान का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का है। इंसान का खुदा से रिश्ता इश्क का है। अगर खुदा से मोहब्बत है, तो खुदा की बनाई हर चीज से आपको मोहब्बत करनी जरूरी है। सब इंसान और चरिंद और परिंद उसी खुदा के बनाए हैं, उसी के साए में परवरिश पाते हैं, जो उन सब से मोहब्बत करता है। तो हमारे एक सूफी शायर थे, उनका नाम था शाह नियाज अहमद बरेलवी। आइए देखते हैं उनकी शायरी में हमको सूफी किस तरह से, रूमी किस तरह से नजर आते हैं। तो वो कहते हैं कि हमको यहाँ दर दर फिराया यार ने। यार कौन है? वो है, हमको यहाँ दर दर फिराया यार ने, लामकामे घर बनाया यार ने। और आप अपने देखने के वास्ते हमको आईना बनाया
यार ने। अब देखिए, ये बहुत डीप फिलॉसफी है कि जो निराकार ईश्वर है वो अपने आप को हमारे आईने में देखता है, यानी इंसानों के परसेप्शन से वो अपने आप को देख पाता है। उसके बाद वो कहते हैं, अपने एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने। यानी कि एक फलसफा ये है कि चूंकि वो निराकार ईश्वर अल्लाह ताला चाहता था कि उसको लोग देखें समझें, तो इंसान को पैदा किया। अब इंसान की ज़िंदगी तो आप जानते हैं कि कितनी परेशानियों में है, आसान नहीं है। तो इसलिए वो एक तरह से शिकवा कर रहे हैं कि अपने एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, और आप छुप के, वो तो छुपा रहता है, आप छुप के हमको करके रूबरू खूब ही रुसवा कराया यार ने। और आप तो बुत बन के की जलवागरी। अब देखिए, बुत, बुद्ध का मतलब एक स्टैचू, एक मूर्ति, और लेकिन बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध भी होते हैं। तो आप तो बुद्ध बन के की जलवागरी और हमें काफिर बनाया यार ने। तो ख़वातीन व हज़रात, रूमी के विचार, रूमी के जो तस्वर है, जो उनकी फलसफा है उनका, वो दिल की आंख खोलने वाले ख्वाब हैं। कौन सा ख्वाब है? जिनके देखने से दिल की आंख खुल जाती है। यानी वो कहते हैं कि कायनात की रूह एक है, हर शय मोहब्बत के अनदेखे रेशमी धागे से जुड़ी हुई है। और ये धागा इश्क इलाही का धागा है। खुदा एक है, कायनात एक है, इंसानियत एक है। रूमी की शायरी रूहानी और इंसानी एकता की एक बहुत नाजुक ताबीर पेश करती है। वो कहते हैं कि इश्क कोई जज्बाती कैफियत नहीं है, ये आगाज भी है, अंजाम भी है। और वो कहते हैं कि अपनी शायरी में, अपने फलसफे में, कि जो भी दुनिया में आसमानों जमीनों में मौजूद है, वो सब इश्क से ही वजूद में आया है। इश्क ही उसे चलाता है और इश्क में ही उसे वापस लौटना है। और जब इंसान को इस हकीकत का इल्म होता है, तो हर समत बस नूर ही नूर होता है। हम लोग अभी एक मिस्टिक एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे कि कई बार आपको कुछ इंट्यूशन होता है, आपके अंदर एक रोशनी आ जाती है, आप कुछ बातों को समझने लग जाते हैं। तो वही चीज़ आपको सूफी बनाती है, वही चीज़ आपको भक्त बनाती है। तो जो भक्ति तहरीक है, वो भी हमको यही बताती है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अलग अलग रास्तों से उसी नूर तक पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और वहाँ से भी उसी हकीकत को पाया जो उन्होंने ईसाई धर्म को अपना के या हिंदू धर्म को अपना के। तो ये जो फोकलोर है, इसमें जो रामकृष्ण परमहंस के बारे में है, आप उसे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब इंसान को अस हकीकत का इल्म होता है तो बस चारों तरफ नूर ही नूर होता है। और पंडित नरेंद्र शर्मा, जिनके बारे में हम पिछले प्रोग्राम में, यानी कि गुरुदत्त वाले प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उनका ही लिखा एक अमर गीत है, जो सूफी भक्ति परंपरा की अद्भुत ज्योति दिल में जलाता है। हमारे साथ इस वक्त सीमा मान सिंह है, तो आइए उनसे गुजारिश करते हैं कि एक बार फिर उस ज्योति को अपने आवाज के जादू से रोशन करें। ओवर टू सीमा जी। ज्योति कलश चलेगी, ज्योति कलश चलेगी, ज्योति कलश चलेगी, ज्योति कलश चलेगी। कोई गुलाबी लाल सुनहरी रंग दल बादल के, ज्योति कलश चलेगी।
जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल गाना है ये, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। बहुत इसमें गहरी बातें कही गई हैं। तो इस मुश्किल गाने को इतने आसानी के साथ पेश करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं सीमा जी। तो हम लोग बात कर रहे थे रूमी की। रूमी इंसान से खुदा की जुदाई और इंसान से इंसान की दूरी और जुदाई, यानी कि अलग होने को एक फरेब, एक धोखा, एक मिथ्या, एक माया वाली मिथ्या मानते हैं। और वो कहते हैं कि जो इश्क हकीकी है और जो इश्क मजाजी है, आमतौर से उर्दू शायरी में दो तरह के इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं शायरी के, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। रूमी इसे नहीं मानते हैं। वो इसके फ़र्क को भी मानना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसान दूसरे में खुदाई जलवा देखता है तो सब पर्दे हट जाते हैं। रूमी की बात को सिराज औरंगाबादी, जो हमारे बहुत सूफी शायर थे दक्कन के, वो किस तरह से देखते हैं, आइए कुछ अशार सुनते हैं। वो कहते हैं, हर तरफ यार का तमाशा है, हर तरफ यार का तमाशा है, उसके दीदार का तमाशा है। तो हमारी सूफी परंपरा में हम कहते हैं सब उसी की लीला है। तो देखिए, ये जो लीला है, इसी को सिराज औरंगाबादी कहते हैं। हर तरफ यार का तमाशा है, उसके दीदार का तमाशा है। अक्ल, इश्क और अक्ल में हुई है शर्त, रीजन और इंट्यूशन, रीजन और पैशन। इश्क और अक्ल में हुई है शर्त, जीत और हार का तमाशा है। और खलवते इंतजार में उसकी दरो दीवार का तमाशा है। और सीने दाग दाग में मेरे सहने गुलजार का तमाशा है। और अमीर खुसरो, जो कि रूमी के कंटेम्प्रेरी कहे जा सकते हैं, हालांकि रूमी उनसे काफ़ी सीनियर हैं। और अम, उनको खबर थी रूमी की मौजूदगी की, रूमी के कलाम से भी वाकिफ थे। वो कहते हैं, फारसी में कहते हैं, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी। यानी कि उर्दू में अगर हम उसे कहें, हिंदी में कहें, तो वो कहते हैं, मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं बदन तू जान, अब कोई न कहे कि मैं अलग हूं और तू अलग। यानी कि चाहे रूमी हो, चाहे अमीर खुसरो हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, सबका यही कहना है कि हमारा दिल, इंसान का दिल एक आईना है, एक ऐसा आईना जो रब को दिखाता है। और रूमी की निगाह में इंसानी दिल महज गोश्त का टुकड़ा नहीं, बल्कि वो एक दर्पण है, जिसमें, उस दर्पण में रब का अक्स हमको दिखता है। वो दर्पण रब का अक्स बाकी दुनिया को दिखाता है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो तरकीकत उस आईने को जिंदगी की चमक देते हैं, उसकी चमक बढ़ जाती है। दिल से नफरत, डर, गुरूर और जलन का मैल धोकर इंसान अगर चाहे तो हर वजूद में एक ही नूर को देखने लगता है। और यही रूमी का सबसे खूबसूरत पैगाम है कि हर दिल उसी नूर का मस्कन है। यानी कि हमारा जहन, हमारा दिल, हमारी सोच, हमारा मन जब उस हकीकत, उस सच की रोशनी दिखाता है, तो सब कुछ सामने आ जाता है। तो शैलेंद्र की तरह ही एक प्रोग्रेसिव मार्क्सिस्ट शायर समझे जाने वाले साहिर साहिर लुधियानवी, आइए देखते हैं कि रूमी की इसी बात को हम तक कैसे पहुंचाते हैं। ओवर टू चित्रा कुमार जी। कि आपका माइक्रोफोन नहीं खुला है, उसे खोल लीजिए जी। हाँ, खुल गया जी। थैंक यू। जी। प्राणी अपने प्रभु से पूछे,
विधि पाऊं तो है प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए इस उजले दर्पण पे प्राणी इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी इस खूबसूरत गीत के लिए, इस खूबसूरत पेशकश के लिए चित्रा जी। चित्रा जी आगे भी हमारा साथ देंगी और हमारे सभी जो साथी हैं ये कुछ और भी पेश करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे रूमी की। तो देखिए, रूमी इश्क को मजहब से भी बेहतर करार देते हैं। वो कहते हैं कि इश्क का मजहब तमाम मजाहिब से जुदा है और आशिकों की कौम और मजहब सिर्फ खुदा है। रूमी मजहब का इनकार नहीं करते हैं। वो हर दीन के भीतर, हर धर्म के अंदर छुपी वो रोशनी दिखाते हैं जो सबको, पूरी इंसानियत को एक बनाती है। तो रूमी की दुनिया सूफीज्म की वो दुनिया है जहां सारी इंसानियत एक ही खानदान है, जिसकी नब्ज इश्क इलाही से धड़कती है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें आंखों से नहीं, दिल से देखना सुनना चाहिए। जब हम दिल से देखेंगे तो न कोई ईसाई, न कोई बौद्ध, न कोई हिंदू रहेगा, न मुसलमान, न यहूदी। सिर्फ इश्क होगा, हजारों रंगों में जलवागर इश्क होगा। और यही वजह है कि आज के टूटते बिखरते इंसानी समाज में हम शायद रूमी बनकर ही अपने इस प्लैनेट को, अपने इस समाज को, अपनी इस दुनिया को और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अपनी सोच को दुखी इंसानियत के दर्द का मरहम बना सकते हैं, उसके दिल का इलाज बना सकते हैं। देखा जाए तो रूमी का दौर आज के दौर से कहीं ज्यादा बुरा दौर था। मारामारी और कत्ल खून का दौर था। चंगेज खान का नाम आपने सुना है, हलाकू आपने नाम सुना है। ये सबसे खतरनाक हमलावर लोग थे जिन्होंने बगदाद से लेकर ईरान और हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक सारी हुकूमतों की उस दौर में बुनियादें हिला दी थी। आग और खून में डूबी 13वीं सदी के धुंधलके में जब सल्तनतें समंदर की लहरों की जद में जैसे बच्चे वो सैंड के कासल्स बनाते हैं, उस तरह से हुकूमतें बिखरती जाती थी। उस जमाने में एक सदा ने हवा में रक्स किया।
खामोशी से जन्म लेने वाली सरमस्ती का एक नगमा था। ये नई आवाज रूमी की थी, जिसके अशार आज भी हवा के दोष पर उड़ते हुए हमारे दिलों में आ बैठते हैं। ऐसे दिल जो किसी वसत, किसी लामका की तलाश में धड़कते रहते हैं। ख्वातीन हज़रात, हमारी आज की दुनिया जो बज़ाहिर एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए, बहुत तरह के तारों के जरिए जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से रब्त में है, एक दूसरे से टच में है। लेकिन ये दुनिया अंदर से देखा जाए तो अजनबियों का एक जंगल है। सारे कनेक्शंस के बावजूद ऐसा लगता है कि हम दूसरों को नहीं जानते हैं। और ऐसे में रूमी की सदा किसी आवाज की गूंज नहीं, समंदर के साहिल पर किसी लाइट हाउस की तरह से है, जो बताती है कि किधर जाना बेहतर होगा। रूमी की आवाज एक ऐसी मनमोहक बांसुरी की तरह है जो हमें उस भूले हुए सुकून की तरफ बुलाती है, जिसे हमने कामयाबी की तलाश में, कामयाबी की दौड़ में, नाम और मकाम की चाहत में शायद कहीं खो दिया है। और रूमी की मोहब्बत वो जंजीर नहीं है जो किसी को बांध ले। रूमी की जो फिलॉसफी है, रूमी का जो सूफीज्म है, वो रोशनी है जो दीवारों के पार पहुंचकर अंधेरे को मिटा देती है। रूमी जैसी मोहब्बत सूरज की वो किरण है जिसे किसी सरहद, किसी वीजे की जरूरत नहीं है। जब सूरज निकलता है तो वो ये नहीं देखता है कि ये किस कंट्री की सरहदें हैं, किसका बॉर्डर है, वो सबके लिए एक होता है। यही है सूफीज्म का फलसफा। और शायद इसीलिए आज गाजा और यूक्रेन के दर्दनाक दुखों के दौर में हमें रूमी की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर शायराना तौर पे देखा जाए, कविता के माध्यम से कहा जाए, तो आज के इंसान की ज़िंदगी एक लंबी अंधेरी रात है, किसी बीमार की रात। बीमार आदमी जब दर्द में होता है तो उसे लगता है सुबह हो जाएगी तो कुछ दवा मिलेगी, वो कहीं जा पाएगा, इलाज करा पाएगा। और सर्दी की रातों में तो देखिए और मुश्किल हो जाता है। तो आज के इंसान की जिंदगी एक लंबी अंधेरी सर्द रात है, जब एक पुल जब हमारा जो है एक एक लम्हा, एक एक सेकंड एक युग बन जाता है, और इंसान तरसते हुए, तड़पते हुए सुबह की रोशनी की तमन्ना में एक एक पल गुजारता है। इसी कैफियत को आइए आइए शैलेंद्र के ही एक और गीत से समझने की कोशिश करें। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब नवीन आनंद, हमारे साथी नवीन आनंद, अपने सुरों का जादू एक बार फिर जगाए, ताकि हम समझ सकें कि इस बात को शैलेंद्र हम तक, सब तक कैसे पहुंचाते हैं। ओवर टू नवीन। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते मोहे नींद ना आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उत जल दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे दिल का अंधेरा। जल दीपक हित मन मेरा, मन मेरा
दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत कुमर गवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। वाह 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 जी, बहुत मेहरबानी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने इस नगमे की एक झलक यहाँ पे पेश की। हमें बहुत अफसोस होता है कई बार कि वक्त की कमी की वजह से हम आप लोगों के जो गीत हैं वो पूरे नहीं दे पाते हैं। देखिए अभी भी काफ़ी वक्त हो गया है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी अपनी बात को यहाँ पे मुकम्मल करना चाहेंगे। कंजूसी न तो ख्वातीन करें, हज़रात, कंजूसी न करें। मैंने कहा कंजूसी न करें, वक्त है। जी जी, जरूर जरूर जरूर। जी, हम लोग ये बात कर रहे थे कि रूमी पिछले 20-25 बरसों से सरिता शर्मा की तरह दुनिया के तमाम तर लोगों को कितना पसंद है। इस बात का सबूत ये है कि यूनेस्को ने, यानी कि हमारे यूनाइटेड नेशंस ने सन 2007 को इंटरनेशनल रूमी ईयर डिक्लेयर किया था। यानी यूनाइटेड नेशंस का भी मानना है कि कत्ल फसाद और खून खराबे से भरी इस दुनिया में रूमी का जो सूफी रास्ता है वही अमन व शांति की तरफ हमको ले जा सकता है। आज की जिंदगी हम कह सकते हैं कि एक आईनों से भरा कमरा है, जो जो मिरर मेज होती है, एक भूल भुलैया होती है जिसमें आप जाते हैं और आपको आईने ही आईने दिखते हैं। आपको हर तरफ अपना ही अक्स नजर आता है। तो आज की जो दुनिया है वो ऐसी हो गई कि हम अपने आप को ही हर तरफ देखते रहते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में रूमी का जो रास्ता है वही असल रास्ता है। आज की अ, हम इंटरनेट पे देखिए हर सेकंड कुछ अच्छा और कुछ बुरा देखते जाते हैं, मगर दिल की तहरीर, दिल की आवाज़ कभी नहीं सुन पाते, कभी नहीं पढ़ पाते। रूमी ऐसे में हमको रोकते हैं और रुक कर सुकून से कुछ सोचने के लिए हमको कहते हैं। एक कोट मैं उनका यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि अपने दर्द में गुम न हो जाओ, वही जख्म जो तुम्हारे दिल में है वही कल को तुम्हारा ऐसा मरहम बनेगा जो तुम बांट भी सकोगे। तो ये जो बात उन्हीं ने कही है, ये मिसाल नहीं है, ये तशबीह नहीं है, ये कीमिया है, अल्केमी अल्केमी है। तन्हाई, आज के दौर में हर इंसान तन्हा है, बेचैन है, मुस्तरिब है, परेशान है, एंशस है। तो ऐसे दौर में ये जो बात है कि अपने दर्द में गुम न हो जाओ, यही जख्म जो तुम्हारे दिल में है वही कल को तुम्हारा ऐसा मरहम बनेगा जो तुम बांट भी सकोगे। ये बात ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे आप अल्केमी में सोना बना लेते हैं, तो हम अपने अपने गम को हम सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत कीमती बना सकते हैं अगर हम उसे दिल की भट्टी में पिघलने दें। जहां दुनिया, आज की दुनिया हमें वक्ती लज्जत की तरफ बुलाती है, वक्ती प्लेजर की तरफ बुलाती है, रूमी हमें हमेशा रहने वाली सरमस्ती की दावत देते हैं। जहां दुनिया एक शनाख्त को बेचती रहती है, रूमी खुद के फना करने की बात करते हैं, अपनी खुदी को फना करने की बात करते हैं। ऐसी फना जिसमें हमारा वजूद मिटता नहीं, हमारा वजूद हम पे आश्कार हो जाता है, हम उसे डिस्कवर कर लेते हैं। और ये जो रूमी की राह है, ये कोई सीधी राह नहीं है, ये एक चक्र है, चक्र। दरवेशों के रक्स जैसा। याद कीजिए कि रूमी के जो दरवेश हैं वो किस तरह से रक्स करते हैं, किस तरह से घूमते हैं एक महवर पे। तो इस रक्स में हम अपना तवाज़ुन खो देते हैं ताकि एक नया नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक नया केंद्र, एक नया मरकज हम पा सके। यही यही रूमी वाली मोहब्बत है। ये पहले हमको अपनी जगह से हिलाती है, बिखेरती है, फिर हमें असली मरकज तक पहुंचाती है। रूमी कहते हैं, तुम्हारा काम मोहब्बत की तलाश नहीं है, बल्कि उन दीवारों को ढूंढना है जो तुमने अपने दिल में मोहब्बत के खिलाफ खड़ी कर ली है। और यही यही वो पैटर्न है, यही वो सोचने का तरीका है, यही वो नक्शा है जिसकी हमें
हमारे दिल को, हमारी सोच को, हमारी फिक्र को ज़रूरत है। क्योंकि हमने आज आज मोहब्बत से बचने के लिए दीवारों की बहुत पेचीदा भूल भुलैयाँ अपने लिए बना ली हैं। हमारे पास कौम परस्ती है, ज़ात परस्ती है, इलाका परस्ती है, धर्म परस्ती है, और बांटने काटने वाली, तबाह करने वाली सियासत है। हमें ये सारी चीज़ें हमें दुनिया की हर चीज़ का दुश्मन बनाती जाती हैं। हमें इंसानियत से, अपने आप से, उस निराकार ईश्वर के नूर से दूर करती जाती हैं। लेकिन रूमी वाली जो सूफियाना मोहब्बत है, वो इन सब से बुलंद है। इसमें मैं और मेरी वाली मोहब्बत नहीं है, तू और तेरी मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो दुश्मन में भी महबूब के अक्स को देख सकती है, जो हर अजनबी को खुदा के चेहरे का अक्स समझती है, खुदा का मजहर समझती है। क्योंकि रूमी के नजदीक हर शोला, हर चिंगारी उसी उसी नूर से निकला है। और आज आज के दौर में अगर कोई रूमी बनना चाहता है, रूमी जैसी सोच रखना चाहता है, तो रूमी बनने का मतलब है सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम शायर बनते जाएंगे, बल्कि ऐसा है कि हम रूह की एक खुली खिड़की बन जाएं, जिसके हर मंजर से रोशनी अंदर आती रहे। तो ख्वातीन हज़रात, रूमी की मानवियत को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? आप ये समझिए कि हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वे, उसके लिए हिंदी में बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है, वो है आकाश गंगा। रूमी की मानवियत आज भी आकाश गंगा वाले रोशनी के एक दरिया की मानंद है, जो आप अपनी फिक्र के आसमान में देख सकते हैं। ये दरिया जो है खुश्क नहीं होता, क्योंकि नूर का काम फैलना है। और हमारी फिजिक्स में देखिए एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कंसेप्ट है। तो जो रूमी की यूनिवर्स है, वो नूर की यूनिवर्स है, वो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है, एक्सपैंडिंग नूर का यूनिवर्स है। वो कहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत कोट है और हम सबको याद है, लेकिन फिर भी मैं दोहराना चाहूंगा। वो कहते हैं कि तुम समंदर का एक कतरा नहीं हो, तुम समंदर का एक कतरा नहीं हो, तुम एक कतरे में पूरा समंदर हो। यानी हमें दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने अंदरून को, अपने अंतर्मन को, अपने बातिन को हमें वुसअत देनी है, उसे बढ़ाना है। रूमी की इसी बात को साहिर के अल्फाज में पेश करने के लिए आइए एक बार फिर दरख्वास्त करते हैं सीमा मान सिंह से। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ऋतु परिधर्म की मोहरे हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, ऋतु परिधर्म की मोहरे हैं, ऋतु परिधर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गीत को एक खास परिदृश्य में हमारे सामने पेश करने के लिए। तो ख्वातीन हज़रात, रूमी बनने के लिए क्या चाहिए? क्या कोई सीढ़ी चाहिए, या कोई ऐसा घुमावदार जीना? नहीं।
ये जो रास्ता है रूमी बनने का, ये कोई सीधी लकीर भी नहीं है। ये रास्ता छोटे छोटे रेवोल्यूशन से शुरू होता है। अपने आप को पूरी तरह से बदल देने को हम कहते हैं इनकलाब। तो हमारे दिलो दिमाग के अंदर होने वाले इनकलाब की ज़रूरत है। तो रूमी जो है, अगर उनकी फ़िलासफ़ी को हम देखें, वो 5 चेंजेस हमारे अंदर चाहते हैं, 5 इनकलाबात चाहते हैं, 5 कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं। तो वो एक एक करके मैं पेश कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा काफ़ी परेशान सा था कि इतनी गूढ़ बातें हैं, इतनी गहरी बातें हैं, और इन बातों को आसान बना के कैसे पेश किया जाए, और क्या ऐसा किया जाए कि भाई आप लोग ये ना समझें कि प्रवचन दिया जा रहा है और बात भी आपकी समझ में आ जाए। तो आमतौर से देखिए, हम लोग किस्से कहानियाँ सुना के दिलचस्पी पैदा कर लेते हैं कि, लेकिन आज की सारी बातें बहुत फलसफियाना बातें हैं, काफ़ी गहरी बातें हैं, और उनके लिए जो शब्दावली चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैंने समराइज करने की कोशिश की है उनकी फ़िलासफ़ी को, कि रूमी कहते हैं कि 5 तब्दीलियां आपको अंदर करनी है अपने अंदर, और वो 5 तब्दीलियां काफ़ी बड़ी तब्दीलियां हैं, इस वजह से उनको वो इनकलाब कहते हैं। तो पहला इनकलाब ये है कि खामोशी इख्तियार करो। वो कहते हैं ये जो दुनिया है ये मुसलसल चिल्लाती है, शोर मचाती है, और तुम चुप को चप्पू बनाओ, चुप को नाव बनाओ, चुप की नाव में बैठकर शोर के जंगल में, शोर के दरिया में आगे बढ़ो। और ये जो खामोशी है, ये सन्नाटे की आवाज़ नहीं है। ये खामोशी वो है जो सुनने की कैपेसिटी हमारे अंदर पैदा करती है। जब हम चुप होंगे तभी हम दूसरों की बात सुन पाएंगे, ताकि दिल की धड़कनों के बीच छुपी हुई मौसीकी हम सुन सके। कितनी कितनी नाजुक बात है। वो कह रहे हैं कि सुनने की सकत पैदा करो, ताकि दिल की धड़कनों के बीच में, एक धड़कन और दूसरी धड़कन के बीच में जो खामोशी होती है वो तुम सुन सको। दूसरा इनकलाब हमारे अंदर वो चाहते हैं कि हरकत में सुकून पाओ, जिंदगी तेज है, मगर रूमी का दरवेश गर्दिश में भी अपने मरकज पर कायम रहता है, वो घूमता रहता है। यानी कि डेडलाइंस के बीच में भी दिल की गहराइयों में झील बनाई जा सकती है। तीसरा इनकलाब वो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो पैदा हो वो ये, कि वो कहते हैं तकलीफ भी एक रास्ता है। जब तुमको तकलीफ होती है तो ये मत समझो कि तकलीफ हो रही है, वो एक रास्ता दिखा रही है। और वो कहते हैं कि दर्द कोई रुकावट नहीं है, दर्द दरवाजा है। जख्म वो जगह है जहां से रोशनी दाखिल होती है। और जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, ऐसे ही अपने दुख में पनाह लेने वाले हीरा बनकर निकलते हैं। चौथा इनकलाब वो चाहते हैं कि जो हमारे अंदर हो, हमारे अंदर बेहद गहरी हमदर्दी की ज़रूरत है, एम्पैथी की ज़रूरत है। रूमी का सबसे बड़ा करिश्मा यही है कि मोहब्बत में डूबी उनकी जो एम्पैथेटिक नज़र है, अगर हम भी उस नज़र से दुनिया को देखने लगें और अपने और दूसरे को मेहरबानी से देखने लगें, तो शायद हम भी वही सीख सकें, देख सकें जो रूमी देखते थे। और पांचवा और आखिरी इनकलाब जो वो चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, आपके अंदर हो, वो ये है, रूमी की नसीहत हमसे चाहती है त्याग देना, तज देना, छोड़ देना। वो कहते हैं दुनिया में हर चीज को जमा करने और पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। जो गैर जरूरी है उसे जाने दो। पाक मोहब्बत के रास्ते में चीजें लाद कर मत चलो, वजन कम करते जाओ, तो सफर आसान रहेगा, मंजिल तक जल्द पहुंचोगे। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है। हम पता नहीं कितने गम, कितनी फिक्रें, कितना बैगेज, कितनी यादें, कितनी बुरी चीज़ें अपने साथ रखते हैं। हम क्या, पूरे पूरे समाज रखते हैं। लेकिन रूमी कहते हैं कि त्यागते जाओ, छोड़ते जाओ, वज़न कम करते जाओ, हल्के हो जाओ, तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर आज रूमी अगर आज की दुनिया में मौजूद होते तो ऐसा नहीं है कि वो कोई सेलिब्रिटी होते। वो कहाँ होते, वो शायद मेट्रो ट्रेन में खामोश बैठे हुए एक बेनाम बुजुर्ग की तरह
कुछ सोच के मुस्कुरा रहे होते, या कहीं किसी रोते बच्चे को मुस्कुराकर चुप करा रहे होते। तो आइए, आइए चित्रा कुमार से एक ऐसे ही नगमे की दरख्वास्त करते हैं जिसके बारे में कहना मुश्किल है कि शैलेंद्र ने उसे रूमी बनकर लिखा है या रूमी ने शैलेंद्र के रंग में उसे लिख दिया है। ओवर टू चित्रा कुमार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। जी जी, बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गाने के लिए। इस महफिल के सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, बल्कि रूमी की तरफ से भी आपका शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, सरिता शर्मा की ये किताब जो आपने पोस्टर में हमको देखी, ये किताब हमें बताती है कि रूमी हर ऐसे इंसान में मौजूद हैं जो नफरत से इनकार करता है, जो बुरी बात का बदला लेने से इनकार करता है। रूमी रूमी कौन है? रूमी उस औरत का दिल है, उस औरत का दिल है जो खामोशी से सुनती है, या वो बच्चा है जो घर से लंच लाकर किसी बेघर बच्चे के साथ बांट कर उसे खाता है। जब जब हम मोहब्बत को चुनते हैं, आवाज़ों के शोर के बजाय खामोशी को गले लगाते हैं, जब हम बुरी बात को सुनकर चुप रह जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा रूमी बनते जाते हैं। आज आज जब इंसानों की भीड़ या सियासत के नफरती सैलाब में डूबी फौजें गुस्से से उठती हैं और दूसरे इंसानों पर जहाज़ों मिसाइलों से आग बरसाती हैं, जब के शहर तन्हाई की आग में झुलसते हैं, तो वो शहर, वो इलाके, वो लोग रूमी की खुशबुओं का हवाओं में इंतज़ार करते हैं। और रूमी की जो खुशबू है, जो उनकी फिक्र है, जो उनका फलसफा है, वो किसी सरहद की पाबंद नहीं है। ये कंक्रीट की दीवारों के उस पार भी जा पहुंचती है। ये खुशबू है जो फैलती है। जहां भी कोई पूरी दुनिया में बिना शर्त के मोहब्बत करता है, तो वो रूमी का ही काम अदा करता है। तो हम अचानक रूमी नहीं बन सकते। हम सिर्फ अपनी जिंदगी के अच्छे लम्हों में रूमी बनते जाते हैं। कभी किसी नरमी से, किसी नज़र से, किसी को माफ़ी देकर। हम सब अ, अगर मैं उनके अल्फाज को, फ़ारसी की शायरी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं आम अल्फाज में, तो हम कहेंगे कि हम सब एक बांसुरी हैं, और ईश्वर का नूर जो आती जाती सांस के साथ हमारे अंदर नगमा बनने को हमेशा तैयार रहता है, इसी बांसुरी से बाकी दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन सुनने की ख्वाहिश और चाहत हमारे अंदर होनी चाहिए। मोहब्बत को खुद तक हमें आने देना है, अंदर तक उतरने देना है। और शायद रूमी की आवाज़ सबसे ज़्यादा
आज के दौर के लिए ज़रूरी है। हमारी हमारा जो ये प्लानट है, हमारी ये जो सरजमीन है, हमारा ये जो समाज है, जो सदियों से सूफियों और संतों का आंगन थी, मस्कन थी, आज शक व शुबे और दूसरों बल्कि गैरों के खौफ से थोड़ी सी अपने अंदर सिमटती जा रही है, घुटती जा रही है, बिखरती जा रही है। और वासुदेव कुटुंब के लोग आज कभी कभी एक दूसरे को पराया ही नहीं, दुश्मन भी समझने लगे हैं। ऐसे में रूमी रूमी गुलाब के सुर्ख फूल हाथ में लिए हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी मजहब, किसी भी वतनियत से पहले हमें इंसान के दिल से जुड़ना सीखना होगा। रूमी कहते हैं, अच्छे या बुरे ख्याल से आगे एक साफ सुथरा हरी घास का मैदान है, एक पास्चर है, ग्रीन पास्चर है, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। मुझे फारसी नहीं आती, आपको भी नहीं आती, तो इसलिए मैं तर्जुमों से गुजारा कर रहा हूँ। तो आइए आइए हम फिर से वो पास्चर, वो ग्रीन पास्चर, वो हरा भरा मैदान आबाद करें। कहाँ आबाद करें? क्लासरूम्स में करें, चाय खानों में करें, गलियों में, पार्कों में, और सबसे बढ़कर ये कि अपने दिलों में। रूमी को सिर्फ एक शायर की तरह से ना देखें। शायर अब वैसे नहीं बचे जैसे यूनान में या कालिदास के ज़माने में हुआ करते थे। रूमी की शायरी हमें उस जैसा थोड़ा सा शायर बनाती जाती है। वो शायरी जो चिराग की सूरत हम अपने सीने में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम गुस्से की बजाय मुस्कुराहट और हमदर्दी चुनते हैं, हम दीवार के बजाय जब पुल बनाते हैं, और आवाज़ के बजाय जब हम सच्चाई सुनते हैं, तो हम सिर्फ रूमी को याद नहीं कर रहे होते हैं, हम खुद थोड़ा थोड़ा रूमी बन रहे होते हैं। तो सरिता जी की किताब जो आप इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं, वो एक खिड़की है जिससे हम रूमी को देख सकते हैं। लेकिन किताब शायद सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही रूमी को पहुंचाने का तरीका हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे रूमी ज़्यादा अच्छे अंदाज से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसलिए हम लोगों ने पहले सोचा कि चलिए एक म्यूज़िकल स्टेज प्ले करते हैं, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि स्टेज पर पेश किए जाने वाले ड्रामे तो एक वक्त में बस 300-400 लोग ही देख पाते हैं। तो क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। लेकिन ईरान और टर्की जैसे मुल्कों की दीवारों के पार जाकर फिल्म बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि रूमी कहाँ से लाएंगे? रूमी जैसे सूफी का रोल कौन करेगा? रूमी देखने में कैसे होंगे? उनके कपड़े कैसे होंगे? चेहरा मोहरा कैसा होगा? डॉक्टर उस्मानी को इस वक्त हमारे साथ होना था, लेकिन वो नहीं है शायद। हमें लगता है रूमान हमारे साथ हैं। तो रूमान, हमको एक झलक आप दिखाएं कि जी जरूर। हमारे तख़यल के, आवाज हमारे मेरी मिल इमेजिनेशन। पा रही है? जी जी, आ रही है, आपकी हम आवाज़ आ स्क्रीन रही शेयर कर रहे हैं। है। जी 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 जी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी 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 जी। ठीक है। अगर आवाज नहीं मिलेगी तो बताइए कि नहीं। आवाज आ रही थी? नहीं, अभी तो नहीं आई थी। एक मिनट, आवाज हम अक्सर अभी आवाज आ रही है? जी 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 जी, अब आप शुरू से ठीक शुरू है। कर सकते हम अक्सर लफ्जों के पीछे भागते फिरते हैं, पर सच लफ्जों में नहीं बसता, वो तो उनके पीछे छिपे मानी में मौजूद होता है। लफ्ज या अल्फाज बस एक पर्दा है, जो असल हकीकत है वो पर्दे के पीछे रहती है। अल्फाज का पर्दा नहीं हटाया तो कुछ नहीं दिखता। अगर आदमी सिर्फ लफ्जों के खेल में उलझ जाए तो असल हकीकत उससे दूर होती जाती है। दुनिया का ज्यादातर झगड़ा इन्हीं लफ्जों का है। लफ्ज अगर जिस्म है तो मानी
रूह। सूरत शक्ल से धोखा मत खाओ, सीरत को पहचानो, मकसद को, रूह को और मानी को देखो। ये बात समझाने को आज मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, हिंद की सरजमीन का किस्सा। तो तैयार हो, क्योंकि ये किस्सा लफ्जों से नहीं मानी से समझना होगा। सुनते हैं कि हिंद की सरजमीन पर एक दरख्त पाया जाता है जिसके साए की चौड़ाई कई कोसों तक फैली हुई है। हम अक्सर जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया रुमान आपका। इसमें थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से ड्रैग था और थोड़ा सा मिसमैच था ऑडियो वीडियो का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो हमारे इस वक्त जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनको एक थोड़ा सा तो अंदाज़ा इस बात का ज़रूर हुआ होगा कि ये किस तरह की हमारी कोशिश हो सकती है आने वाले ज़माने में। तो ख़ातिन व हज़रात, ये जो फिल्म बनाने का ये जो एनिमेशन और मशीनी तरीक़ा है, ये वक्त के साथ साथ काफ़ी ख़र्चे की भी मांग करता है। और सरिता शर्मा अगर एकता कपूर होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन सरिता तो राज्यसभा की सेवानिवृत्त ट्रांसलेटर हैं जो अपनी छोटी सी पेंशन की बचत से रूमी की मोहब्बत निभा रही हैं। और रूमी की बात माने तो यही लगता है कि मोहब्बत से हर मंजिल पाई जा सकती है, चाहे वो किताब की मंजिल हो, फिल्म की मंजिल हो या जिंदगी का लंबा रास्ता हो। तो सरिता शर्मा की जो ड्रीम फिल्म है उसकी एक झलक आपने आपने रोमान की मदद से यहाँ पे देखी। तक आप, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा हुआ होगा कि ये कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत, कितनी इफ़ेक्टिव फिल्म हो सकती है। लेकिन ये तो देखिए एक 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 ख्वाब है। आ, तो चलिए हम लोग वापस रूमी की सर बातों अगर पे आते हैं। इजाजत, आप अगर इजाजत दे तो इसमें जी जी बस दो जरूर, जी जुमले ऐड। जी जी जरूर जरूर। इसमें बताना ये चाह रहे थे कि अगर मिसमैच हुआ होगा तो थोड़ा देखने में लगा होगा वो ऑडियो सिंक का इशू होगा, लेकिन जी जी ये जो फिल्म हम लोगों ने बनाई है सर की मदद से, इस फिल्म को बनाने में बिल्कुल वही प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है जो एक्चुअल फिल्म की शूटिंग में होता है। जो लोग फिल्म मेकिंग जानते हैं वो जानते हैं कि बेसिकली 3 स्टेजेस में फिल्म बनती है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि क्या स्टोरी होगी, कैसे फिल्म की शूटिंग होगी। तो उसमें एक प्रोसेस होता है कि पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं किस चीज़ पे फिल्म बनने वाली है। तो हम लोग के पास पहले से कॉन्सेप्ट था कि हम लोग भूमि के ऊपर कुछ बनाना है, तो उसको लेकर के हमने स्टोरी बनाई, स्टोरी से स्क्रीन प्ले बनाया हम लोगों ने। उसके बाद जब स्क्रीन प्ले हो जाता है एक्चुअल फिल्म की शूटिंग में भी, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन प्ले में जो 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 लोकेशन होती है उस मुकाम पर जा करके डायरेक्टर के साथ जो उसका अमला होता है वो जा करके रेकी करता है, और बस आप तब पता करता है कौन से एंगल पे कैमरा होगा, कहाँ पे एक्टर जाएगा और कैसे फिल्म की प्रॉपर शूटिंग होगी। तो हमने क्या किया, हमने जो जैसे शूटिंग होती है बिल्कुल वही काम किया, बस यहाँ पे हमने एआई को एज असिस्टेंट यूज किया है। हमने इंसानों को हायर नहीं किया है बल्कि एआई को हायर किया हर एक काम की। स्क्रीन प्ले तक तो सर ने स्क्रीन प्ले लिखा, स्टोरी सर ने लिखी। उसके बाद जो प्री प्रोडक्शन का जो रेकी वगैरह का काम है, जैसे लोकेशन सेट करना, कहाँ पे फिल्म की शूटिंग होगी। तो अगर आप देखेंगे कि अगर स्क्रीन शायद नहीं दिख रही होगी, अगर हम स्क्रीन शेयर कर दें 1 मिनट में, अगर आप लोग स्क्रीन में नहीं देख पा रहे होंगे तो जी ये जो आप इसका 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 जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, हर एक चीज बनाई गई है, हर एक चीज उसको बताया गया कि कौन चीज कहाँ पे होनी चाहिए। कालीन आप देख रहे हैं उसको बताया गया कि कालीन ऐसी होनी चाहिए। जो आप पीछे का बैकग्राउंड दीवारें देख रहे हैं वो उसको बताया गया कि दीवारें ऐसी होनी चाहिए। हम ये जो रूम का आप नक्शा देख रहे हैं, पहले हमने अलग अलग तरीके के रूम बनाए, उस पर डिस्कस किया कि क्या रूम हो सकता है, रूम ही कैसे। तो हमने लोकेशन पहले सेट किया। उसके बाद जब लोकेशन हमने सेट कर लिया, फिर एक्चुअल फिल्म की शूटिंग में भी हम कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, हम कैरेक्टर डिजाइन करते हैं कि कैरेक्टर कैसा दिखेगा। तो इसमें भी हमने वही किया, बस इसमें हमने क्या किया कि जब हम एक्चुअल फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं तो हम किसी को हायर करते हैं, कोई प्रोफेशनल बंदे को जो फैशन डिजाइनिंग में माहिर हो, जो कॉस्ट्यूम डिजाइन कर सके। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, हमने बंदा हायर नहीं किया, हमने एआई को हायर किया। उसके लिए हमने क्या किया, हम अलग अलग तरीके के कैरेक्टर पे काम किया हमने। एक मिनट अगर हम दिखा सके आपको,
मेरे पास फुटेज अभी मौजूद है, क्योंकि ट्रैवल में है तो सारी फुटेज मेरे पास नहीं है, कुछ जो है अवेलेबल मेरे पास आपको शेयर करते हैं कि हमने इस पे क्या काम किया कैरेक्टर। देखिए अलग अलग तरीके के कैरेक्टर पे हमने गौर किया कि किस तरीके से रूमी दिख सकते हैं। एक हमने इस पे भी डिस्कस किया था कि जो एक्चुअल रूमी की फुटेज अगर आप देखेंगे ऑनलाइन तो ये वाली फुटेज दिखती है, अगर आप देख पा रहे हो। सॉरी जी जी जी, दिख रहे हैं। सर, अगर तवील हो रहा होगा तो आप बता दीजिएगा, हम जी जी, नहीं नहीं डिस्कनेक्ट नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा कर। है जी, बिल्कुल जी, थोड़ा से। तो ये जो एक्चुअल आप देखेंगे, अगर गूगल वगैरह पे भी आप रूमी को सर्च करेंगे तो एक फोटो आती है उनकी, हम दिखाते हैं, वो शायद फोटो इसमें मौजूद हो। हाँ देखिए ये वाली फोटो, ये एक फोटो आती है गूगल वगैरह पे, काफी आम है। तो हमने पहले ये सोचा कि हम क्यों ना कैरेक्टर वैसे ही रख लें जैसा वो दिखने में होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते वैसा, काफी इसमें रूमी थोड़ा ज़ईफ दिख रहे हैं, और हमको पता भी नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी के, वाकई ये रूमी ये ऐसे रूमी दिखते थे यहाँ या पे नहीं। कन्फ्यूशस कन्फ्यूशस लग रहे हैं मुझे तो, हाँ। जो चाइना वाले थे जी। तो हम्म। तो हमने पहले इनका भी कैरेक्टर डिजाइन किया था, फिर इसको हमने रिजेक्ट किया, फिर अलग अलग तरीके के कैरेक्टर पे हमने गौर किया, फिर हम लोग आखिर में इस कैरेक्टर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये कैरेक्टर, इसमें भी काफी चैलेंजेस आते हैं। जब आप एआई से काम करवा रहे होते हैं तो जैसे आप किसी इंसान से काम करवा रहे हैं वहां तो आप उसको काफी अच्छे से डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन एआई बस वही करता है जो आप उसको बोलते हैं। जैसे आपने उसको बोला कि एक चेहरा बनाना है तो बस जो डायरेक्शन उसको मिलेगा वो उसको फॉलो करेगा। और कभी कभी क्या करता है एआई कि कभी कभी कुछ ज्यादा ही अच्छा दिमाग लगा लेता है, और कभी कभी वो बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाता, कुछ भी करता है, बहुत सारे एरर भी होते हैं, मेरे पास फुटेज होती है कुछ एरर वाली, तो वो भी शेयर करते हैं। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल वही था जो एक्चुअल फिल्म की शूटिंग में होता है, बस हमने यहाँ क्या किया है कि हर उस अमले को, जो फिल्म का पूरा जो अमला होता है, कैमरा क्रू होता है, जो कैमरा होता है, उसको हमने एआई से तब्दील कर दिया, वह हमने एआई को हायर किया। और अगर कुछ चीजें अगर मेरे पास हो तो हम दिखाते हैं 2-3 मिनट। नहीं, आप बैकग्राउंड्स भी थोड़े से दिखा दीजिए जो आपने हाँ बनाए हैं। बैकग्राउंड्स दिखाते हैं। जी, जी। जो अभी आप बैकग्राउंड देख रहे हैं वो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि होता क्या है कि जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा मसला होता है, कि जैसे अगर आप एक्चुअल की फिल्म की शूटिंग करते हैं जब हम, तो मान लिया आपने एक्टर हायर किया हुआ है और वो मॉर्निंग में एक आपने एक शूट किया एक किसी क्लिप का, कि वो दिन में कुछ एक बात बोल रहा है, अब उसका कुछ शेड्यूल वो चला गया, ठीक, अब आपको फिल्म में उसी वक्त की सीन दोबारा शूट करनी है अगले दिन, तो आपको बहुत ज्यादा चेक करना पड़ता है कि लाइटिंग प्रॉपर है नहीं है, जिस एंगल पे हमने किया था वो प्रॉपर एंगल है कि नहीं, जो कपड़ा उसने पहन के रखा वही सेम कपड़ा है, क्योंकि जब हम एक साथ आती है तो एक क्लिप के बाद दूसरी क्लिप आती है, अगर आप इसमें भी देखेंगे, देखिए तर लफ्जों के पीछे जब ये जूम इन हुआ तो आप समझिए कि दूसरे दिन शूट हो रहा है। अब अगर दूसरे दिन शूट हो रहा है तो जो कपड़ा एक्टर ने पहन के रखा हुआ है वही कपड़ा उसको पहन के रखना है, और जिस एंगल पे लाइट वगैरह रखी हुई है बिल्कुल वही होनी चाहिए। अगर जरा सा भी चेंज होता है तो डिसकंटिन्यूटी दिखती है उसमें, ऐसा लगता है कि वो किसी और जगह की सीन आ गई है। तो इन सारी चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ता है एक्चुअल शूटिंग में, यहाँ भी इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक शॉट आप सिर्फ 8 सेकंड का बना सकते हैं इसमें, और आपके पास लिमिटेशन ही होती है एआई में कि आप हर महीने सिर्फ 50 रीटेक कर सकते हैं। अब जैसे एक्चुअल शूट कर रहे होते हैं हम, एक्टर ने कुछ गलती कर दी, अगर एक्टर ने गलती कर दी तो डायरेक्टर उसको बोलेगा कि आप ऐसे ये डायलॉग ऐसा ना बोल करके ऐसा बोल दे, तो उसके पास तो अनलिमिटेड टाइम है। अब अगर एक्टर को उसने हायर किया है तो मान लिया अगर 8 घंटे के लिए हायर किया तो 8 घंटे में वो कुछ भी उसको बता सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ एआई में क्या लिमिटेशन हो जाती है कि एआई लिमिटेड टाइम देता है आपको जनरेट करने के लिए, तो वो कमोबेश एक महीने में आप सिर्फ 50 रीटेक ले सकते हैं। तो काफी उसमें पाबंद होना पड़ता है कि आप कितना उसको किस तरीके का प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ताकि वो सही रिजल्ट दे सके। अगर आपने गलत प्रॉम्प्ट दे दिया और गलत रिजल्ट आया तो आपका क्रेडिट उसमें बर्बाद चला जाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि हमने प्री प्रोडक्शन कर लिया इसी तरीके से कि रेकी हुई स्टेजिंग किया हमने, हाँ आपको वो दिखा रहे थे, सॉरी। तो हमने पहले उसका रूम डिजाइन किया कि वो रूम चारों तरफ से दिखने में कैसा लगे। तो हमने सबसे पहले उसका फ्रंट डिजाइन किया, देखिए ये फ्रंट जो जहाँ पे रूमी बैठे हैं यहाँ पे रूमी बैठे हैं, और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ उनके मुरीदीन बैठे हैं या उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हैं। तो हमने ये रूम डिजाइन किया। अब मसला ये हो रहा था कि जब हम उसका क्लोजअप कर रहे थे रूमी का या रूमी को करीब से दिखा रहे थे तो वो पीछे का बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया था, क्योंकि एआई जो है हमेशा एक नई इमेज बनाता है, तो उसके लिए हमको पहले पूरा रूम का एआई को बताना पड़ा कि रूम कैसा दिखेगा। तो हमने पहले फ्रंट बनाया, उसके बाद उसका लेफ्ट साइड बनाया, देखिए उसी रूम का ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है। फिर हमने उसके पीछे का हिस्सा बनाया, मतलब ये रूमी के पीछे का हिस्सा जहाँ पे कैमरा फिक्स्ड है, और ये एक पूरा वाइड शॉट है, मतलब इसमें पूरा दिख रहा है रूम आपको, ये बाएं तरफ दिख रहा है, ये फ्रंट दिख रहा है, ये राइट साइड दिख रहा है। और इस तक पहुंचने के लिए हमने बहुत तरीके के बैकग्राउंड बनाए।
वो अगर हम आपको दिखा सके। जी देखिए, अलग अलग बैकग्राउंड पे, ये तो रूमी के कैरेक्टर पे अलग अलग, जो हम कैरेक्टर पे बात कर रहे थे, कैरेक्टर अलग अलग। ये बैकग्राउंड देखिए, कालीन की भी चेंज, यहाँ कालीन चेंज हो रहे हैं। फिर एक ये बैकग्राउंड पे भी हम लोगों ने काफी इस पे काम किया था कि बैकग्राउंड, फिर इसमें क्या हो रहा था कि कुछ ज्यादा फैंसी लग रहा था, तो इसको हम लोगों ने चेंज किया। फिर ये कुछ ज्यादा ही गुर्बत ज्यादा हो गया, तो फिर इसको हम लोगों ने चेंज किया। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है एआई में, जब आप एआई को कोई प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं तो काफी यूनिफॉर्म करता है चीजों को। अभी देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो इर्द गिर्द लोग बैठे हो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, उनकी सारी के सारों की टोपी बिल्कुल एक जैसी है। तो इस पे भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भी आप एआई को कोई बात बोलते हैं बनाने के लिए, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म कर देता है चीजों को, तो उसको इंडिविजुअली डायरेक्शन देना पड़ता है कि आपको क्या काम करना है। तो ये कुछ है बैकग्राउंड, देखिए अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड इस पे काम किए हुए। जब हमने प्री प्रोडक्शन काम कर लिया, स्टेजिंग कर ली, बैकग्राउंड कहाँ जाना है क्या करना है, वो जब काम हो गया, फिर हम लोग आते हैं प्रोडक्शन पे। एक्चुअल फिल्म की शूटिंग में भी प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब आपने रेकी कर ली, आपको पता लग गया कि कहाँ पर कैमरा फिट होना है, कौन सी लोकेशन पे जा करके ट्रैवल करके जाना है और कहाँ पे एक्टर को बुलाना है, ये सब जब हम कर लेते हैं एक्चुअल फिल्म की शूटिंग में भी, तब हम लोग कहाँ जाते हैं, प्रोडक्शन में जाते हैं, जहाँ एक्चुअल फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक्टर को एक्ट करना होता है। तो उसके लिए भी फिर जो हम लोग इस स्टेज में हम लोगों ने किया, वो क्या किया, वो ये किया कि हमारे पास स्टेज तैयार हो गया था। हमारे पास, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे स्टेज तैयार हो गया था, सॉरी हमारे पास, हाँ, हमारे पास स्टेज तैयार हो गया था जहाँ पे कैरेक्टर का प्लेसमेंट होना है। हमने यहाँ पे कैरेक्टर को प्लेस भी कर दिया था। अब हमको एक्टर से स्पेसिफिक एक्ट करवाना है, तो वो एक अलग स्टेज में हुआ। फिर हमने जब प्लेसमेंट करवा दी, उसके बाद हमने एक्टर से स्पेसिफिक एक्ट करवाया, जिसके लिए हमने आपको बताया कि वो लिमिटेड रीटेक होता है, उसमें आप महीने में सिर्फ 50 रीटेक करवा सकते हैं। कि एक बार अगर आपने एक्टर को एक्ट करने के लिए बोल दिया, तो अगर उसने एक्टर गलत कर दिया, तो आपका एक रीटेक चला जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है, अगर सीन 01 आपको हम दिखाते हैं। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है, देखिए इन सबों के ऊपर नाम लिखे गए हैं। वो इसलिए लिखे गए हैं कि एआई कंफ्यूज करता है कि वो कौन, हम किस कैरेक्टर के बारे में उससे बात कर रहे हैं। जब आप उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं कि आप उसको बोलेंगे कि इनका नाम हसन रखा गया, क्योंकि अगर रूमी नाम रखेंगे तो वो क्या करता है, वो डिक्लाइन कर देता है, वो पॉलिसी के खिलाफ बोल देता है चीजों को, बोलता है कि रूमी नाम से पहले से एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, आप उसके ऊपर इमेज नहीं बना सकते। तो इनको एक फर्जी नाम दिया गया सारे कैरेक्टर्स को। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि आप अगर आप उसको बोलेंगे कि हसन को एक स्पेसिफिक डायलॉग बोलने के लिए बोलो, तो वो क्या करेगा कि बाकी जो कैरेक्टर हैं उन उनसे भी कुछ कुछ हरकतें करवाना शुरू कर देता है, वो अजीब अजीब से। मेरे पास वो फुटेज है नहीं, आपको दिखा दे, बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की फुटेज, किसी में उसने हाथ उठवा दिया, किसी में वो सारे लोग झूमना शुरू कर दिए, क्योंकि उसको एआई को ऐसा लग रहा है कि सारे लोग दाढ़ी टोपी वाले हैं, एक ज़ईफ आदमी बैठा हुआ है जिसको मतलब यहाँ पे कुछ वो क्या बोलते हैं, महफिल जमा वगैरह चल रही है, तो उसमें हाँ जी सारों को जी उसने झुमाना शुरू कर दिया। तो इसमें हमने स्पेसिफिक सारे कैरेक्टर्स का नाम दिया हुआ था कि ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, अगर हम इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सके कि इस सीन में अगर ये कैरेक्टर ऐसा बोल रहा है तो इस कैरेक्टर को ऐसा ही रखो। यही जब काम हम लोगों का हो गया, प्रोडक्शन का काम, जिस तरीके से हम एक्चुअल फिल्म की शूटिंग करते हैं कि एक्टर को डायरेक्टर एक स्पेसिफिक टास्क दे देता है, यहाँ हमने डायरेक्टर हायर नहीं किया, यहाँ हमने एक्टर हायर नहीं किया, यहाँ हमने एआई को हायर किया और सारा कुछ एआई के जरिए करवाया। अब जब शूटिंग हो जाती है तो पोस्ट प्रोडक्शन में आपकी सारी फुटेज चली जाती है, पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटर एडिट करता है। तो यहाँ हमने कोई एआई की मदद नहीं ली, यहाँ हमने खुद बैठ करके प्रीमियर पे सारी फुटेज को एक जगह किया, सर ने उसका जो वॉइस ओवर किया तो उसको लिपसिंग करी। अब सबसे बड़ा मसला इसमें लिपसिंग में भी होता है कि अगर आप देखेंगे अभी, तो आपको ऑडियो की वजह से लिपसिंग थोड़ा गड़बड़ दिख रही होगी, तो ये जो लफ्जों डायलॉग में बोल नहीं रहे बसता। हैं लफ्जों में नहीं बसता, तो हमको तो यहाँ प्रॉपर दिख रहा है कि लफ्जों में नहीं बसता। जो उनके होंठ का जो डायरेक्शन है, या जो होंठ का उनका जो बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल मैच कर रहा है अभी ऑडियो से। हो सकता है आप लोगों को ठीक नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो मैच कर रहा है बिल्कुल। तो इसको मैचिंग में भी काफी इशू होता है। जब आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो जाहिर सी बात है, वो अपने एआई जो है वो अपनी स्पीड में बोलेगा और अपने हिसाब से वो चीजों को बुलवाएगा। तो आपको उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन देना पड़ता है कि नहीं, तुमको ऐसे बुलवाओ, ताकि हम मेरे पास जो पहले से वॉइस ओवर मौजूद है उस वॉइस ओवर से इसको सिंक कर सके। तो इसमें भी काफी ये भी चैलेंजिंग काम है जिसको करना पड़ता है काफी स्पेसिफिकली। तो इस तरीके से आप समझिए कि सारा प्री प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन जो फेजेस होते हैं एक्चुअल फिल्म की शूटिंग में, वो इस जी फिल्म की जी जी शूटिंग मतलब की गई। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया रोमान। मैंने ये सब कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स था,
और मुझे मालूम नहीं कि बाकी लोग इसको कितना समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी अ, आपने बहुत मुख्तसरन इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमको बताई, बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, चलिए अब हम वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। यानी ये दुनिया एक सराय फ़ानी है जहां मुसाफिर कुछ पल ठहर कर अपनी आखिरत की मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। कबीर ने कहा था कि उड़ जाएगा हंस अकेला और जग दर्शन का मेला। तो रूमी की मसनवी में भी परिंदों की हमको कई गहरी कहानियां मिलती हैं, जहां परिंद या चिड़िया रूह का मेटाफर बन जाता है। और कानून फितरत है कि हम सब की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब रूह का परिंदा जिस्म का पिंजरा तोड़कर आसमानों की परवाज के लिए चल पड़ता है। तो आइए, खुदा हाफिज करने से पहले रूमी के अंदाज का ही एक गाना, राजेंद्र कृष्ण का लिखा अमर गीत, के मेहता की खूबसूरत आवाज और मोहम्मद रफ़ी के अंदाज में, आइए आइए सुनते हैं। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। भूल जब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। भूल जब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। जी वाह 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 साहब, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया रजी भाई आपका और सभी हाजरीन का। मेहरबानी, नवाजिश, करम। ओवर टू अवर होस्ट एंड ऑर्गेनाइजर्स। माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त प्रोग्राम आपने किया भाई। उससे पहले ज़रा हम अपना काम कर जाएं, फिर आपसे बात करते हैं भाई। अनफॉर्चुनेटली because of the New Year and Christmas and all that vacation or seasons time, that we are not doing a session on coming December 27th, Saturday. But after that, we are having a very
um, what I call a Zabardast session on Nehru's legacy, the making and unmaking of modern India, and two leading historians of India, husband and wife team, and two, I think, biggest authority on Nehru, uh, Mukherjee's, Professor Mridula Mukherjee and Professor Aditya Mukherjee of Jawaharlal Nehru University. They are retired and they are the leading historians on Nehru and on other modern India. So over to Dr. Rafat Hussain for doing this part of moderation or whatever he can do today's रफत आज तो अप्रिसिएशन और यही सब का होगा तो जी शुक्रिया राजीव भाई। मैं इतना कह दूं कि आज आपने काफी हम लोग को लेसन दे दिया। बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा कुछ कुछ घंटों के लिए सही, कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके शुक्रिया राजीव भाई। एंड जो है अब क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन ओपन है। आप तारीफ करने के लिए हाथ उठाइए या जो है ये तो आप बिल्कुल जबरदस्ती तारीफ करा रहे हैं। जी अरे जी भाई जी कोई कुछ करवाना भी पड़ेगी। कहना चैट बॉक्स में जो है कोई तनकीद की गुंजाइश नहीं है। अरे प्लीज ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। तो जो है खैर वो जो है इज देयर एन ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। ओके रजी भाई इनको जरा सा ईमेल में ऐड कर दीजिए विपिन साहब को। मैं वो तारीफ के पुल जो बंधे हुए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं चैट बॉक्स में। मैं सोच रहा हूँ कि कोई साहब ओके हियर इट इज। इशरत भाई बहुत देर से हाथ उठा के थक गए थे तो अब गिरा लिया अच्छा उन्होंने। इशरत भाई आप आइए, फिर उसके बाद नीरज कुमार साहब को बुलाते हैं। जी आ गए इशरत भाई आ जी गए। जी मैं सिर्फ मुझे एक ब्रीफ कमेंट करना है। वो ये है कि थैंक यू प्रोफेसर दानिश इकबाल, you have done justice to Rumi and his thought. It really was moving and profound. I thoroughly enjoyed it and found a lot of food for thought. Thank you so much. Thank you. मेहरबानी, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत। यू आर ए जनरस पर्सन सर, एब्सोल्युटली जनरस। जी थैंक यू, थैंक यू जी शुक्रिया। नीरज कुमार साहब। आदाब है दानिश साहब को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने। अगर इजाजत हो तो आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा दूं। ये रूमी जो है इनको हम आपने शुरू किया वो जो गाना था लागा चुनरी में दाग, उसके पहले बेगम अख्तर ने एक लोकगीत गाया है, सुंदर सारी मोरे मैके में मैल गई काले के जैव गवनवा हो रहा, ना मोरे गुंधन ना मोरे ऐसा गहना ना मोरे ऐसन करमवा हो राम, फूल घूंघट जब पिया मुख देखी है करबै कौन बहनवा हो राम। इसी बात को शैलेंद्र जी ने बंधन ये भोजपुरी में है। ये जो आपने बताया ये भोजपुरी में है। अवधि अवधि है, अवधि अवधि है। अच्छा अच्छा, अवधि जी है। जी। और ये क्या है, मतलब ये ठुमरी है, दादरा है? ये तो भजन, निर्गुण भजन है, निर्गुण एक भजन है जी। इसके रूप में उन्होंने गाया है। और ये क्या HMV रिलीज में है? ये यूट्यूब पर आता है। अच्छा, यूट्यूब ओके पर है। ओके ओके इसी जी। बात को शैलेंद्र जी ने फिल्म बंदनी में कहा, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, मुझे आज की विदा मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार उस पार, जी जी उस जी पार, जी। ओ मेरे माझी तू हाँ उस जी पार जी ले जी चल जी जी पार जी। ले चल पार। हाँ, ये हम और लोग लेने वाले थे और फिर आयन मौके पे एक दूसरे के लिए जो है मतलब चॉइस हो गई। जी जी, थैंक यू और आगे थैंक जो यू। आपने कहा ना कि दो नहीं एक है, इस बात को भी शैलेंद्र जी ने फिल्म संगम में कहा ना
ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। जी, दिस इज रोमांटिक पोएट्री। ये जी। जो है तो ये जी ये जी, कमाल का है। हमेशा जी अपने महबूब से मिल जाना। जी तो जी जो जी जी। खुदा से जो इश्क की बात है, बकौले शायर वो कहते हैं, नमाजिए इश्क को, नमाजिए इश्क को तू क्या समझता है तू जाहिद, नमाजिए इश्क को क्या समझता है ए जाहिद, वो जिस जानिब होंगे उसी जानिब खुदा होगा। तो माशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप बंदगी करने वालों को खुदा उनके साथ होता है, जो इश्क की नमाज पढ़ते हैं खुदा उनके साथ होता है। आगे उसी शायर ने कहा है कि जो महबूबे खुदा का होगा, जो महबूबे खुदा का होगा वही महबूबे खुदा होगा, वाह जो वाह वाह, महबूबे क्या खुदा बात का है। होगा वही महबूबे खुदा होगा। तो हमेशा अपने आशिक या भगवान या खुदा से मिलना, यही आदमी की सबसे बड़ी चाहत होती है। इसी बात को शैलेंद्र जी ने फिर एक गीत में कहा है, सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे साथी रे, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी। जैसे अमर बेल जो पीपल के पेड़ पर चढ़ जाती है, होता तू पीपल में अमर लता में तेरी, तेरे गले माला बन के पड़ी मुस्काती रे, सुनो मेरे साथी रे। सचिन देव बर्मन ने इस गाने को गाया है। होता तू सागर में, क्योंकि कितनी अच्छी बात कही, होता तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर पहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुन मेरे बंधु रे सुन मेरे साथी रे। तो कोई भी नदी हमेशा सागर से मिलना चाहती है, उसी तरीके से हर इंसान अपने खुदा या भगवान से मिलना चाहता है। और आखिर में जो बात रूनी का, ये जो आपने फिल्म बनाई, कहा शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है मायने इम्पोर्टेंट है। तो गुलजार साहब ने फिल्म खामोशी में कहा, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो। हमने बहुत देखी है उम्दा, उन आंखों बहुत की उम्दा महकती नीरज खुशबू। साहब। बहुत बहुत और जिगर मुरादाबादी ने कहा सर, एक लफ्ज नीरज भाई, मोहब्बत का कुछ और लोगों अदन, को भी मौका दे बस दीजिए। आखिरी लाइन है सर, आखिरी लाइन। जी अच्छा। जिगर मुरादाबादी ने कहा, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, इस लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, फैले सिमटे तो दिले आशिक फैले तो पहले जमाना, तो जमाना है। फैले पहले तो तो जमाना। जमाना। ले भाई, रूमी 2 का सेशन जो है तैयार है रजी भाई। जो है सिमटे तो दिले आशिक, नीरज पहले तो। साहब जो है जबरदस्त हैं। आप इनको जो है बुलाइए और देखिए कोई सेशन करवाइए। बहुत सर बहुत शुक्रिया नीरज साहब। रजी साहब मेरे से कहते हैं कि मैं उनसे नाराज हो जाता हूँ, शायद इसीलिए हमको नहीं बुलाते हैं। लेकिन रजी साहब को रजी एक साहब बात, किसी से नाराज नहीं होते। एक बात कहनी थी। नहीं, रजी साहब नहीं नाराज होते, उनको लगता है कि मैं उनसे नाराज हो जाता हूँ। नहीं, आप क्यों होंगे। ये उनको एक बात कहनी थी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की दो लाइन है, जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और रोष, रोष कहते हैं नाराजगी को, रोष होता उससे ही जिससे कुछ नाता है। मिर्जा गालिब ने कहा, कतई न कीजिए ताल्लुक हमसे, मोहब्बत में सही अदावत ही सही। तो नीरज कहीं ना साहब, कहीं बहुत नीरज शुक्रिया साहब, नीरज और साहब, लोग भी जबरदस्त। इंतजार में हैं बोलने के। बहुत उम्दा, बहुत ही जो है एक्सपीरियंस की बातें आपने बताई। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, डॉक्टर सैयद आमिर थैंक प्लीज। यू प्रोफेसर दानिश इकबाल। आपकी एलोकेंस का यादा करना तो कोई फायदा नहीं, इतने लोग कह चुके हैं, वो आपने इतनी दफे प्रोग्राम यहाँ किए कि इसका मुजाहरा बारहा हो चुका है, और मैं भी बड़ा इम्प्रेस हूँ। तो एक बात मैं आपसे ये पूछूं कि रूमी की शायरी की पॉपुलैरिटी पिछले 50 साल में यूरोप में और अमेरिका का तो मुझे मालूम है बहुत बढ़ी,
और इस कदर यंग लोगों में बहुत, तो कोई ये फारसी में है जाहिर बात है, लेकिन इसका अप्रिसिएशन ईस्ट में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में ना हुआ, इसलिए कि रूमी को तो सदियों गुजर चुकी। लेकिन अब जब इतने सदियां गुजरने के बाद मगरिब में जब उनकी पजीराई हुई, तो फिर मशरक में भी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो कोई एक दूसरा पॉइंट जो जाहिर है कि मुख्तसर प्रोग्राम में आप उसमें डील भी नहीं कर सकते थे, शम्स तबरेज़ का जो असर था रूमी की पोइट्री पे, वो उसका अक्सर एहसास नहीं होता या जिक्र नहीं होता ज़्यादातर। तो मुमकिन है कि आप कुछ उस पर इजहार ख्याल करें। जी जी जी, मैं आज सुबह से यही सोच रहा था कि आज का जो प्रेजेंटेशन है तो उसमें क्या चीज़ शामिल की जाए और क्या शामिल ना करें। तो कुल मिला के चूंकि हम जेर बहस जो है सरिता जी की किताब थी, तो मैंने उसे जो पूरा डिस्कशन था उस वहीं तक महदूद रखा जितना उन्होंने उस किताब में रखा है। अब तो ये सभी जानते हैं कि जो उनका दीवान है रूमी का, तो उन्हीं ने उसका नाम ही दीवान शम्स तबरेज़ रखा। और जो उनकी पर्सनल कहानी है उसमें थोड़ी सी तकलीफ दह बातें भी हैं। और जो कई बार हम लोग इसमें फ़न और शख्सियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो आर्ट है वो आर्टिस्ट से बड़ी होती है। तो रूमी की जो फ़िलासफ़ी है, रूमी का जो मैसेज है, वो रूमी जो शख्स थे उनसे बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो उनकी ज़िंदगी की जो निजी बातें थीं, और जिस तरह से मतलब इल्ज़ाम है उनके साहबजादे पे कि उन्होंने उनको कत्ल कर दिया या कत्ल करवा दिया, तो वो सारी अनप्लेजेंट बातें हैं। और जाहिर सी बात है वो सभी के इल्म में है। और इस वक्त जो रूमी की पजीराई है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो तो देखिए उनकी फ़िलासफ़ी की वजह से है। तो हम लोगों ने काफ़ी इस पे सोचा कि क्या किया जाए। तो इतने छोटे से प्रोग्राम में, और मैं एक तो समझता बात हूँ। यह है कि ये काफ़ी गूढ़ बातें हैं, गाढ़ी बातें हैं, और काफ़ी यानी मुश्किल चीज़ें हैं। तो इनको कितना जितना भी आप आसान बनाएं, तो कई बार क्या होता है मैसेज ही लॉस्ट हो जाता है ज़्यादा आसान बनाने में। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस थे। और एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ ये था कि उनका जो फारसी का कलाम है उसे हमारे वहाँ आर्टिस्टों ने गाया है। तो रश्मि अग्रवाल जो हैं उसे गाती हैं, और हमारी मंजरी जो चतुर्वेदी हैं, उनके कुछ रक़्स भी हैं रूमी की गज़लों पे, लेकिन वो सब फारसी के हैं। तो एक उसमें तरसील का भी एक मसला है, कम्युनिकेशन का भी एक मसला है। तो जो रूमी के अंदाज की शायरी थी, जो पॉपुलर मतलब गीतों के ज़रिए हम लोग उसे शामिल कर सकते थे। तो आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि रूमी के अंदाज के मतलब जो हैं नगमों की, गीतों की रोशनी में देखा, क्योंकि वही बातें जो रूमी ने बातें कही हैं, वही मतलब हर फिर के सारी चीज़ों में आती हैं। तो ये एक नामुकम्मल प्रेजेंटेशन है, जाहिर सी बात है। रूमी आइंदा इतने किसी बड़े हैं प्रोग्राम में कि इंशाल्लाह हम जी हाँ, जी हाँ, नेक्स्ट जी हाँ, टाइम, रूमी यस। रूमी इतने बड़े फलसफी हैं, इतने बड़े शायर हैं कि उन पे एक इस तरह का एक प्रोग्राम तो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। तो मुझे एहसास है कि आज मैं ज़्यादा कुछ तशफ़ी बख्श कुछ नहीं, जिस हद तक मुमकिन था आपने, यू डिड जी ए जी वेरी गुड जॉब। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। हम्म, कोई और बात उठाइए। मेरी बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, जो भी लोग जी आ रहे जी हैं फरमा, बात करने के लिए। जी, जी जी जो आइडेंटिफाई। भी लोग आ रहे जो भी लोग आ रहे हैं बात करने के लिए, वो उनको अगर कुछ भी फिल्म में पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी लगता है तो उसके ऊपर फीडबैक जरूर दे दें, क्योंकि हमने एक महीना इस पे मेहनत करी है फिल्म पे। हम चाहते हैं इस फिल्म को मुकम्मल होने से पहले अगर कुछ भी कोई निगेटिव पहलू या पॉजिटिव पहलू है, तो जो आपके जहन में आ रही है बातें, तो वो बताएं हाँ, ताकि हम इसको कुछ और उसमें रिफाइन कर आपने सकें। आपने रुमान देखा होगा कि जो कमेंट्स हैं उसमें हाँ जी। कुछ लोगों ने जो है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को लगा कि वो कलर्स जो हैं वो बहुत वो हैं, डल है, और वो थोड़े दिलचस्प हो सकते हैं। वो कमेंट्स और मैं भेज दूंगा, जी फैसल जी जी भेज देंगे, जी ये हो जी सकता जी है, जी। वो रिकॉर्ड में हाँ, तो रहेगा तो। इसमें दो तो ऑब्जर्वेशंस हैं एक जो आपके काम की हैं। सुन लीजिए जनाब, एक कमेंट तो ये है, आई फील AI is limiting the very message what Rumi was all about.
तो ये आप हाँ, तो ये वो तो देखिए रफत साहब, वो क्या सुन होता है कि एक और एक AI मेड क्लोथ्स लुक टू टायर्ड, माय पर्सनल फीलिंग। सो थोड़े बहुत दो तीन कमेंट हैं, आप देख लीजिए। वैसे रजी हम्म, भाई जो है वादा कर रहे हैं कि आपको भेज देंगे। जी फरमाइए। जी जी जी। जी आप क्या कह रहे थे? रुमान कुछ कह रहे थे जी तो नहीं हम बस हो गया, हाँ, नहीं, ठीक। ठीक अच्छा। है। ठीक है। नजीर साहब, आज से आज आपको नहीं, मैं रजी भाई नजीर साहब को, डॉक्टर साहब को बुलाने की जो है तजस्सुस में था वो कि हाथ उठ वो हाथ गया। उठा लिया उन्होंने, हाथ हाथ उठा उठ गया, वो वो बेचैन। मेरी जो है बेचैन टेलीपैथी होंगे। कर गई। आज बेचैन होंगे भाई, रूमी जी का जी मामला। नजीर साहब, जी डॉक्टर साहब। जी आदाब से इश्क की हकीकत, फिराक का सोज, कल्ब की तड़प, इन तीनों का इख्तिलात कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ कलाम रूमी में हो सकता है। कहते हैं कि इश्क हकीकी जब अर्श बरी से टकरा कर वापस आ गया तो रूमी की रुबाइयात में कलमबंद हो गया। वाह, वाह। आपका खिताब किसी मखसूस कौम या ओहद तक मौजूद न था, बल्कि सारे नूए इंसान से था। हैरत अंगेज बात यह भी है कि इश्क की ये हवा अंगेज तख्लीक उस जमाने में हुई जब जंग और खूनरेजी का शोर इंतहा पजीर था। मंगोल यलगार ने वस्ती और मगरबी एशिया को तबाह ताराज कर दिया था। लेकिन ये जमाना सूफिया किराम का भी था, जहां मातम होते थे वहां से सरूद की मीठी आवाज भी निकली। मौलाना रूमी, इब्न अल अरबी, शेख शादुली और अमीर खुसरो के हम असर थे। आज के तमाम फनकार ख्वातीन और हजरात जिस नज़ाकत, लताफत और एहसास से मौलाना रूमी के कलाम से हमें आश्कार किया है, वो बजाय खुद एक रूहानी खिदमत है। माशाल्लाह। मुबारकबाद, आदाब, जी, नमस्ते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी है। जी जी रजी भाई, वक्त आज तो आज आज नजीर साहब ने उर्दू में जी की जबरदस्त। थी। यूजली वो अंग्रेजी में रहते हैं, तो अब मैं क्या बताऊं। आप रफा साहब, आप लोगों को पकड़िए या हम ही लोग कुछ बात नहीं, करते वो हैं। 1 मिनट रह गया है, बहुत बहुत बस बस शुक्रिया। बहुत हो गया। और वक्त होने को आता है 1 बजने। तो हाँ, ये तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है, रूमी वाला, AI वाला, इट्स वेरी चैलेंजिंग। बट आई लाइक इट। या इट्स वेरी चैलेंजिंग। और इसमें अगर एज अ प्रोजेक्ट ही पूरा पेश करें आप, एक पूरा प्रेजेंटेशन, इसमें और थोड़ा सा कुछ और हो गया हो, तो आप एक बार सर सैयद के ऊपर भी तो ऐसी कुछ करने जा रहे हाँ, थे। वो इरादा यही था कि आज मैं ससैयद पे ही कुछ करना चाहता था। तो अगले महीने लेकिन करें ना। लेकिन अब बिल्कुल ससै बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कम से कम हमें 8 लोगों की टीम चाहिए है और काफ़ी दिक्कतें हैं। हम लोग आ जाएं। ज़रूर ज़रूर, आप लोग बिल्कुल, इससे अच्छा क्या होगा। 8 लोगों की टीम आपको इंडिया में वहीं चाहिए, इस नहीं नहीं, काम हमें कहीं भी 8 लोगों की टीम चाहिए। यानी जो कंप्यूटर से भी हो, जो नहीं, जबरदस्त। हाँ, जो जो सिर्फ कंप्यूटर से अभी नहीं, मतलब जो मतलब फिल्म मेकर्स हों। और और
जी, क्योंकि तो वो काफी तो कॉम्प्लिकेटेड तो चीज है। वो तो ना आप अच्छा ही तो थोड़ा आप ही हाँ आप ही समझते होंगे, लेकिन बहरहाल लेकिन ये जो चीज़ है ये आगे बढ़ने के लिए आप एज ए प्रोजेक्ट जी पेश करें जी दोनों जी चीज़ों को, रूमी और सर सैयद, इसलिए कि हाँ दोनों हाँ डिमांड में जी होंगे अगर आप। जी 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 जी। तो यही आज के प्रेजेंटेशन का तो मकसद यही था कि भाई आप लोगों को एहसास हो कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। और भाई अगर ये जो भी चीज़ें हैं, अगर अगली जनरेशन तक, यंगर लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं और किसी भी ज़बान में पहुंचाना चाहते हैं, तो ये जो हमारा प्रोडक्शन है ये किसी भी ज़बान में हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो तो रफत ये कंप्यूटर यानी एआई का मामला है और कंप्यूटर का मामला, तो इसमें क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसमें जी क्या? जी जी, अरे हमारी चित्रा जी जो है बाय बाय कर रही है। चित्रा जी अरे जी बाय चित्रा बाय। जी आप चलिए। बहुत आपकी रात थैंक हो यू। गई। यहाँ पे सीमा जी 11:30 आप बज रहे प्लीज हैं, प्लीज, हाँ हाँ नहीं सही नहीं, बात है। प्लीज डिनर भी प्लीज प्लीज करना आप है। अरे ये थैंक ये यू। जी अमेरिका। मैं पहले शुक्रिया कर दूं जी सबका अदा एक जी मरतबा और दानिश जी जी साहब का और लुत्फ की जी टीम का, नवीन आनंद साहब, सीमा, मान सिंह, जी जी चित्रा जी सिंह, के मेहता, और किसका नाम था राजी भाई जो उसमें नहीं